गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करें। आजकल कम ही लोग रह रहे हैं क्या ऑनलाइन क्लास में? लेक्चर स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कल की क्लास में कहाँ तक कंप्लीट हुआ था याद है किसी को? मेरे ख्याल से हम लोग कंस्ट्रक्टर देख रहे थे ना। देखो, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। आज मैं जो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताना चाह रही हूँ, एक हेडिंग लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट अ लाइन। Note a line. Python does not support operator overloading. Python does not support operator overloading. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर ओवरलोडिंग? कोई बता सकता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़े हो ना? क्या होता है? अरे ये तो सी का टॉपिक है, ये तो पढ़े हुए होगे तुम लोग। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो फिर मैं बताऊंगी, और पढ़े हो तो आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। मैम फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब कि फंक्शन का नाम सेम लिखना, बस पैरामीटर अलग अलग पास करना है, तो उस कारण से होता है। ओके, वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे भी एक फंक्शन है, ओके, तो सी में जो पढ़ते आए हो उसमें अगर मैं ये पास करूं और अगर मैं ये पास करूं, ये दोनों चीजों में क्या डिफरेंस आएगा? लेट्स हैव अ लुक एट दिस कोड। ये देखो,
हैव अ लुक एट दिस कोड। अब मुझे बताओ कि इस कोड में ये जो F1 है ये किसको कॉल करेगा, इसका आउटपुट क्या होगा, पहले तो ये बता दो। मैम F1 का आउटपुट हेलो होगा, हम्म। ऊपर वाले और नीचे वाले का आपका हेलो फिर आपका हेलो नाम। और फिर मेरा नाम। ठीक है। यस। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि बेसिकली सी में जो तुम लोग पढ़ते आए हो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, सी में जो पढ़े हो ठीक है, उसमें ये जो फंक्शन वन है, ये फंक्शन वन इसको कॉल करेगा, और ये जो फंक्शन वन है विथ अ पैरामीटर वो इसको कॉल करेगा। एंड ऑब्वियसली दिस वन इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये पैरामीटराइज्ड कहलाता है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड कहलाता है क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। अब जो लाइन लिखे हो, अब जो हमने लाइन लिखी है वो लाइन है पाइथन डजंट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। दैट मीन्स इसका जो ये है आउटपुट है वो नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम मेंट टू से। ये जो कोड है इस कोड में एरर आना चाहिए। ठीक है, देखो रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, F1 मिसिंग वन फंक्शनल आर्ग्यूमेंट नेम। F1 के पास एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है जिसका नाम है नेम। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं तो ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। एक और चीज देखना, देखो और उसके बाद मुझे बताओ कि पाइथन क्या करता है। इस केस में कौन से लाइन में एरर आ रहा है, इस केस में इस वाले लाइन में एरर आ रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस आया समझ में। अगर मैं इसको पहले लिख दूं और उसके बाद मैं इसको कॉल करूं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आ रहा है ये कोड क्या कर रहा है। मैम वो सेकंड वाले जो दूसरी बात जो डिफाइन कर रहे हैं उसको अपना बेस मान रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, यही मैं तुम लोग को आइडेंटिफाई करवाना चाहती थी कि जो भी लास्ट में जो भी फंक्शन डिफाइन होता है वो उस फंक्शन को लेता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम कॉमा सर नेम और उसके बाद मैं लिखूँ प्रिंट हेलो नेम कॉमा सर नेम, तो ये दोनों में एरर देने लग जाएगा। और अब ये दोनों में एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब इसको, अब ये एक ही F1 को पहचानता है जो F1 है ये। तो अब इस कोड को रन करने के लिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला जो है जिसमें मैं दो पैरामीटर पास कर रही हूँ ये अब सही है। तो पाइथन डजंट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। व्हाट इट डज इज, जब कंपाइलर एग्जीक्यूट होता जा रहा है तो उसको उस नाम का जो भी लास्ट वाला जो फंक्शन मिलेगा, मतलब इसको इस तरीके से समझो कि पहले ये डिफाइन हुआ F1 नाम का, उसके बाद जैसे ही F1 मिला ये उसने इसको ओवरराइट कर दिया, जैसे ही उसको मिला ये उसने इसको ओवरराइट कर दिया। तो बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो है लास्ट में जो भी उसको फंक्शन मिलेगा, लास्ट में जो भी उसको फंक्शन मिलेगा वो उस फंक्शन को सपोर्ट करेगा। So this is a correct code according to Python. This is correct code. ये कोड सही है और ये कोड गलत है। और इस कोड में कौन से लाइन में एरर आएगा, अब बताओ, बिना वहां पे देखे हुए बताओ, इस लाइन में कौन से लाइन में एरर आएगा। कौन से लाइन में एरर आएगा, ये कोड में गलती कहाँ पे है, कौन सा लाइन कमेंट कर दोगे तो कोड चलने लग जाएगा। फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन। तो बेसिकली हमको
ये वाली लाइन में एरर मिलेगा। ये वाली लाइन अगर हम हटा दें तो देन द कोड विल स्टार्ट फंक्शनिंग करेक्टली। तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि डज पाइथन सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या था? सेम नेम डिफरेंट सिग्नेचर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? एक ही ऑपरेटर है जो अलग अलग फंक्शन कर रहा है। तो डज पाइथन सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है क्या? यस मैम। होता है। इसका एक सिंपल से एग्जांपल ये है कि जब मैं लिख रही हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नहीं, 2 + 3, और सेकेंड लाइन में लिख रही हूँ 4.5 + 7.9, तो पहले वाले में प्लस दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, दूसरे वाले में प्लस दो फ्लोट को प्लस कर रहा है, और तीसरे वाले में इसमें क्या करेगा? लास्ट वाले लाइन में क्या करेगा बताओ? मैम स्ट्रिंग है उनको ऐड कर रहा है। ऐड करता है स्ट्रिंग को, मैम मैम कॉन्कैटिनेट। कॉनकैटिनेट। ओके, तो सेम ऑपरेटर है बट तीनों जगह पे अलग अलग काम कर रहा है। एक में दो में एडिशन कर रहा है और एक में कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। सो दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। किसी को नहीं आता तो देख लो। दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Okay, and this is supported by Python. Python supports operator overloading. Okay, and Python doesn't support function overloading. इस चीज को याद रखना। Am I clear? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Anybody is having any doubt? मैम जो फंक्शन ओवरलोडिंग में जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वो खाली हम्म क्या बोलते हैं चलेगा, मतलब जो हम्म सबसे बाद में सबसे डिफाइंड लास्ट वाला रहेगा। चलेगा, जो सबसे आखिरी में डिफाइंड है। Yes. स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है उसको। जो लास्ट रहेगा उसको वो करेगा। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ये वाले में क्या है, नेम भी है, नेम और सरनेम भी है, तो ये किसको सेलेक्ट किया? नेम और सरनेम वाले को। ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये मैं Yes. भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, इसको एग्जीक्यूट करके देखना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पे जिसको हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने डिस्कस किया था क्या लास्ट क्लास में? यस मैम। कंस्ट्रक्टर हो गया था डिस्कस। Yes, मैम। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जब फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता होगा क्या? टेस्ट करके देखते हैं इसको। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते थे अब मुझे बताते जाओ। क्लास है मेरा एबीसी। कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स? क्लास का नाम और उसके बाद नहीं बेटा, हम पाइथन पढ़ रहे हैं। मैम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। हाँ, तुम लोग ना देखो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम लोग एक साथ पढ़ रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? और उसके बाद मैंने लिखा डेफ इनिट। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रही हूँ सेल्फ कॉमा एक्स, ठीक है? और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब सेम वही कॉन्सेप्ट ना कि जब मैं ये लिख रही हूँ तो इसको किसको कॉल करना चाहिए?
और जब मैं इसको लिख रही हूँ तो इसको किसको कॉल करना चाहिए बताओ। जब इसको लिख रही हूँ तो किसको कॉल करेगा? अभी तक जो बाकी लैंग्वेजेस पढ़े हैं उनको पता है कि जब इसको लिखेंगे तो किसको कॉल करना चाहिए? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। आई एम डिफॉल्ट को। हाँ, और जब इसको लिख रहे हैं तो किसको कॉल करना चाहिए? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, राइट? ये चीज होनी चाहिए। लेकिन अगेन जब हम इसको रन करेंगे तो इट्स गिविंग एरर ऑन लाइन नंबर 7, क्योंकि अगेन हियर आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर इज अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और इसीलिए जब तक हम बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होता तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी नहीं हो सकता, याद रखिए। तो इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट लाइन नोट करो, कि there's no constructor overloading in Python. There's no constructor overloading in Python. And इसी के साथ एक और लाइन आती है, यहाँ पे मैं इस लाइन को रहने देती हूँ, a is equal to ABC, ये लाइन एरर देगा, this line will give error. ओके, तो मैंने इसको भी ये कर दिया। एंड इसी के साथ एक लाइन लिख रही हूँ, Python doesn't support multiple constructors. Obviously line है, Python doesn't support multiple constructors. Okay. Python doesn't support multiple constructors. जो भी कंस्ट्रक्टर होगा एक ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है। एंड ऑब्वियसली नाउ यू ऑल नो द आंसर कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कनेक्ट होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर लेगा बताओ। अभी फंक्शन के केस में देखा हमने, कौन सा कंस्ट्रक्टर लेगा बताओ। इन तीनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर लेगा? लास्ट वाला। लास्ट वाला, है ना? तो अब इस केस में ये वाली लाइन सही करे चलेगा, बाकी दोनों लाइन एरर देगा। एंड now it will give output as I am parameterized constructor. Net disconnect हुआ क्या? Am I audible? यस मैम। नेट क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है। I am parameterized constructor 2. So ये है एक और कॉन्सेप्ट कि Python doesn't support multiple constructors. लेकिन एक और चीज कि बाकी किसी लैंग्वेज की अगर बात करोगे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर लैंग्वेज, याद रखना एनी अदर लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, एनी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इन दैट केस दिस इज सपोज टू कॉल दिस, this is supposed to call this, and this is supposed to call this in any other programming language, not in Python. In any other programming language this will work, like C++ and Java. मैं explicitly इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, like C++ and Java this will work, जो अभी तक तुम लोग देखते आए हो, ठीक है, अभी तक ये चीज तुम लोग देखते आए हो। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी तक की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू।
तो मैंने तुम लोग को बना दिया इनिट कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट्स वगैरह बता दिया, ठीक है। अब मुझे तुम लोग को बताना है इनहेरिटेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग नोट करो, दिस इज क्वाइट ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिन्होंने बाकी लैंग्वेजेस पढ़ी है उनको पता होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अच्छा, नॉर्मली इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल इनहेरिटेंस? आप क्या चीज इनहेरिट करते हो? अगर कोई बोल रहा है कि ये मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी? हम पेरेंट्स से जो मिलता है पेरेंट से प्रॉपर्टीज जो वो। मिलता है, ओके। तो मतलब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये पेरेंट क्लास है और ये जो है ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। अब इस पेरेंट के पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 और एक फंक्शन है f1। ये दो चीज़ है यहाँ पे, ओके। अब अगर मैं बोल रही हूँ इस चाइल्ड के पास एक प्रॉपर्टी है y इज इक्वल टू 10, तो अब मुझे बताओ कि चाइल्ड के पास सिर्फ y इज इक्वल टू 10 है या उसके पेरेंट की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए? जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी में आ जाता है। याद रखना इस चीज को, पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी चीजें चाइल्ड में आ जाएगा। मतलब नाउ चाइल्ड विल बी हैविंग थ्री वैल्यूज, वन इज x इज इक्वल टू 5, सेकंड इज def f1 और थर्ड इज y इज इक्वल टू 10। इट फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक नेस्टेड क्लास, बट नेस्टेड क्लास की में ऐसा होता है कि नेस्टेड क्लास में बस एक के अंदर, नेस्टेड क्लास में जो अंदर इनर क्लास होता है उसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि वी आर यूजिंग सॉर्ट ऑफ नेस्टेड क्लास, बट चाइल्ड क्लास की अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी है, अपनी खुद की आइडेंटिटी है यहाँ पे। और इसका एक सिंपल सा जो फंक्शन होता है, एकदम सिंपल सा मैं सिंटेक्स बता रही हूँ, देखते जाओ। मैंने पेरेंट लिया, एक सॉरी, मैंने लिया क्लास पेरेंट, सेम वही लिखते हैं x इज इक्वल टू 5 डेफ f1। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ आई एम पेरेंट और उसके बाद मैं लिख रही हूँ क्लास चाइल्ड और इसके अंदर मुझे पास करना है इस पेरेंट क्लास को। दैट्स इट, बस इतना सा ही सिंटेक्स है इसका। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान दो, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया c चाइल्ड और मैं लिख रही हूँ c डॉट एक्स प्रिंट c डॉट एक्स, मैंने लिखा c डॉट f1 और मैंने लिखा c डॉट y। मतलब चाइल्ड क्लास से के इंस्टेंस से मैंने उसकी प्रॉपर्टी को तो कॉल किया ही, बट जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी मैंने कॉल किया। पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी मैंने कॉल किया। तो ये क्या कर रहा है कि जो चाइल्ड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे कैन एक्सेस देयर प्रॉपर्टी एज वेल एज देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। ये दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। याद रहेगा? देखो अब इस कोड को देखो और ये जो मैंने बनाया है ये सेम चीज है। ये जो मैंने बनाया है और ये जो यहाँ लिखा है, both the things are same। both the things are same। क्लास पेरेंट है, जो क्लास पेरेंट ये बना हुआ है, क्लास चाइल्ड है जो ये बना हुआ है। लेकिन जब मैं c इज इक्वल टू चाइल्ड लिख रही हूँ तो ये जो है ये इसको भी एक्सेस कर पा रहा है और इसको भी एक्सेस कर पा रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर दो
क्या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएगा? नो मैम। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन बता सकते हो? व्हाई नॉट? व्हाट्स द मैम प्रॉब्लम? चाइल्ड अपनी नई प्रॉपर्टीज भी तो बना सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि पेरेंट वो ले पाएगा। हाँ, तो मतलब तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मैम जो भाई चाइल्ड है वो डिराइव्ड क्लास है पेरेंट की, हाँ, तो वो पेरेंट के फंक्शंस ले सकता है, लेकिन जो चाइल्ड है वो हुँ, पेरेंट की डिराइव्ड नहीं है ना, वो पेरेंट से बनी हुई है। हुँ। वाइस वर्सा नहीं हो सकता ना मैम। वही तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? तुम सही बोल रहे हो, मतलब तुम बोल सही मैम रहे ये हो, तो तुमको रियल समझ लाइफ आ गया है। एग्जांपल भी हो सकता है ना, हाँ, जैसे जैसे कैसे तुम मतलब एकदम मैम, सही। जैसे मैं पाइथन सीख रहा हूँ तो मम्मी पापा नहीं सीख रहे हैं ना अभी। हाँ, अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम पाइथन सीख रहे हो और तुम घर जाके मम्मी-पापा को सिखा दो, तो क्या बुराई है? मैम वो कर सकते हैं, वो तो पेरेंट्स यानी कि वो तो हो सकता है, वो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हुँ, मेरे को आती है इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स को भी आती है, तो उनको जब तक तुम्हारे ना पापा सिखाओ। अगर कुछ सीख रहे हैं तो तुमको भी आएगा, कोई ज़रूरी है क्या? मैम अगर मेरे आने से पहले वो सीखे होंगे तो मे भी मुझे आ जाए। मेबी, ओके। और कोई गेस? थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर इट इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग्स। इसको सिबलिंग्स के टर्म्स में सोचो। ये इसको ना मतलब लर्निंग के सेंस में मत सोचो, इसको प्रॉपर्टी के सेंस में सोचो। मतलब तुम्हारे पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है, वो तुमको मिल रही है और तुम जो अर्न कर रहे हो, क्या तुम वो अपने पेरेंट को नहीं दोगे? क्वेश्चन समझ आया? कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो अर्निंग है, वो तो तुमको मिलेगी। ऑब्वियसली इनहेरिट करना मतलब हम यही बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का जो भी है वो तुम्हारा ही है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पेरेंट्स का नहीं है? हाँ, नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? समझ आया मैं क्या बोलना चाह मैम रही हूँ? अगर पेरेंट्स में भी अगर इनहेरिट हो तो मैम दोनों सेम हो जाएंगे, चाइल्ड और पेरेंट्स। हुँ, हुँ, गुड क्वेश्चन, मैम इसलिए कोई मतलब गुड मतलब ही नहीं आंसर। होगा, मतलब सेम ही हो हुँ, जाएगा वो। एक सेकंड वो करना। हेलो? हाँ जी? यस मैम। हाँ, ये आंसर एक बहुत अच्छा आंसर निकल के आया कि अगर पेरेंट और क्लास दोनों एक दूसरे को इनहेरिट करेंगे, तो फिर पेरेंट और क्लास में डिफरेंस क्या बचेगा? ये एक अच्छा आंसर निकल के आया है। और एक और आंसर है, एक और आंसर ये है कि व्हाट इफ इट्स नॉट जस्ट वन चाइल्ड? इसी से मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में एक और चीज़ आती है कि व्हाट इफ आई एम हैविंग चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, दो हैं, इसके पास y इज इक्वल टू 10 है, इसके पास z इज इक्वल टू 20 है। अब इस केस में क्या हो जाएगा? ये भी इससे इनहेरिट कर रहा है ना, ये भी इससे इनहेरिट कर रहा है और ये भी इससे इनहेरिट कर रहा है। अब जैसे तुम लोग जो बोल रहे थे, इसके पहले जो तुमने बोला था वो भी तुम लोग सही बोल रहे थे कि भाई ये अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट भी सीखे। और ये अगर कोई चीज़ सीख रहा है मतलब ये हो सकता है कि शायद तुम इंजीनियरिंग वाले हो, तुम्हारे भाई बहन कॉमर्स वाले हों या मेडिकल वाले हों, वो डॉक्टर बन रहे हैं, तुम इंजीनियर बन रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर बच्चा जो बन रहा है वो पेरेंट के पास भी आ रहा है। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट वाला पॉइंट भी सही था, सेकंड वाले पॉइंट में अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं,
तो जो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है उस पे पेरेंट का अगर हम हक दे दें तो वाइस वर्सा दैट इज ट्रांसमिटेड टू अनदर सिबलिंग टू। वो यहाँ से यहाँ गया और इट गेट सर्कुलेटेड टू सेकंड सिबलिंग। तो दिस कंप्लीट सिनेरियो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो दिस कंप्लीट सिनेरियो जो तुमने बोला कि फिर नया एक क्लास बनाने की ज़रूरत क्या है जब हम सारी प्रॉपर्टीज को सबको एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं। अभी जो आंसर बोला गया था कि अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज को सबको एक्सेसिबिलिटी दे रही हूँ तो देन इट्स बेटर टू क्रिएट अ सिंगल क्लास। भाई एक ही क्लास बना लो ना, फिर अलग अलग क्लास बनाने की क्या जरूरत है। इसको बनाने का लॉजिक ही यही है कि इसके पास, हाँ इसको बनाने का लॉजिक क्या है ये समझो। एक चीज बता रही हूँ इसको बनाने, एक सेकेंड, इसको बनाने का लॉजिक क्या होता है ये समझो। इसको बनाने का लॉजिक बेसिकली ये होता है कि सपोज इसको एक एग्जांपल मुझे और लेना पड़ेगा यहाँ पे। आई हैव टेकन अनदर एग्जांपल। ये भी चाइल्ड क्लास है, ये दोनों चाइल्ड क्लास ही है ना, इसका नाम मैंने अभी नहीं लिखा है। ये भी चाइल्ड क्लास है, ये भी चाइल्ड क्लास है। इस पेरेंट से ये चाइल्ड क्लास भी इनहेरिट हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि सपोज मैं ले रही हूँ, सपोज इसका एग्जांपल ले हम लोग। हाँ सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया स्क्वायर का, और यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया रेक्टेंगल का। इन दोनों के कॉमन फीचर्स क्या हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल को दोनों को अगर मुझे कॉमनली नेम करना है तो मैं क्या करूं? क्या नेम कर सकती हूँ? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके चलो। तो यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उस पेरेंट क्लास में मैंने इसका नाम दे दिया, चलो rather than parallelogram I'm just giving a very generic name which is called as shapes। अब अगर इस शेप की बात करो तो हर एक शेप के पास एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम होगा एरिया। हर एक शेप के पास एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम होगा नंबर ऑफ साइड्स। ये दोनों चीजें इसमें कॉमन होंगी, एरिया और नंबर ऑफ साइड्स, जो स्क्वायर का भी बनेगा जो रेक्टेंगल का भी बनेगा। अच्छा स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? स्क्वायर के नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 4। रेक्टेंगल के कितने होते हैं? ऑब्वियसली 4। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 4 करके, मैं इन दोनों में अलग अलग क्यों डिक्लेयर करूँ? मैं यहाँ क्यों ना डिक्लेयर करूँ? अच्छा अब इसको मैं यहाँ डिक्लेयर कर सकती हूँ क्या? कैन आई डिक्लेयर दिस एरिया देयर? या दोनों के एरिया की डेफिनेशन अलग अलग होगी? अलग अलग हो गए। अलग अलग होगी। तो ये जो नंबर ऑफ साइड्स है जो कॉमन लेकिन एरिया फंक्शन दोनों में आएगा। एरिया फंक्शन जो है वो तो दोनों में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसका एरिया होगा और इसका एरिया नहीं होगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इसका नाम है sphere। Can it belong to this class? Can it belong to this parent class? नो मैम, No। क्यों नहीं कर सकता? नंबर ऑफ साइड्स के कारण। नंबर ऑफ साइड्स के कारण, क्योंकि स्फीयर में भी नो की नंबर ऑफ साइड्स नहीं होते, राइट?
हम लोग को यस ये पता है कि स्फीयर में नंबर ऑफ साइड्स नहीं होते, स्फीयर का एरिया नहीं होता, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ज़्यादा कंसिडर होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझो, एक सिंपल सी बात जो समझने वाली है कि जब हम whenever we are trying to go from top to bottom, then this is called as specialization. And whenever we are trying to go from here to here, स्पेशलाइजेशन का ऑपोजिट क्या होगा बता सकते हो? स्पेशलाइजेशन के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? इट विल बी जनरलाइजेशन। अब इस पूरे कोड को ध्यान से समझो। एरिया फंक्शन हमने बना दिया, बट एरिया का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पे एरिया का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? ए मतलब साइड्स इनटू साइड्स, और यहाँ पे एरिया का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? लेंथ एल इंटू टी। जब हम शेप से मतलब जब हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में आ रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू स्पेशलाइज इन सर्टेन वेज। इसकी अपनी खुद की एक अलग प्रॉपर्टी होगी जो पेरेंट क्लास के पास नहीं है। और जब हम दोनों चाइल्ड को मिला के एक पेरेंट क्लास बना रहे हैं, तो इनकी जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो चली जाएगी यहाँ। तो जब हम कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं तब हम जाते हैं पेरेंट क्लास में, जब हम स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? तब हम जाते हैं चाइल्ड क्लास में। इज इट क्लियर? जनरलाइजेशन मतलब गोइंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास टू पेरेंट क्लास, एंड स्पेशलाइजेशन मतलब गोइंग फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। इज इट क्लियर? यस ओके। अच्छा, अब एक और चीज तुम लोग मुझे बताना। आपको देना सर कॉफी? अब मैं एक एग्जांपल बताते जा रही हूँ, उस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग तुम लोग मुझे बताते जाना कि चीज़ें कैसे कैसे होंगी। कोडिंग वाला पोर्शन हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ मुझे इसका ये बताओ, suppose I am having a class name as white tiger. In second, I am having a class called as yellow tiger. अच्छा, तो बेस क्लास का क्या नाम होना चाहिए? पेरेंट क्लास का क्या नाम होना चाहिए? टाइगर। गुड। पेरेंट क्लास का नाम दे दिया हमने ये। अच्छा, अब मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो इन दोनों की अलग अलग होगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये दोनों डिफरेंशिएट करेंगे। कलर। ऑब्वियसली सिंपल सा फीचर है, पहला होगा कलर। यहाँ पे कलर क्या है? वाइट। यहाँ पे कलर क्या है? यहाँ पे कलर क्या है? येलो। अच्छा, लोकेशन के बारे में बताओ, सेम होगा या अलग अलग होगा? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नाम अलग अलग होगा। मतलब ज्यादा नहीं पता, ठीक है। लोकेशन होता है, ये नॉर्मली पाए जाते हैं गेयर में, ये नॉर्मली पाए जाते हैं सिंबल में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जिसके कारण ये बना हुआ है।
मुझे कोई एक ऐसी चीज बताओ जिसमें ये तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। बताओ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? Both are carnivores. चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों इंसानों को खाएंगे। ठीक है, वहां मैटर नहीं करता कि सफेद है या येलो है, जो सामने मिलेगा उसको खाएंगे। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी इसके अलावा? इस फंक्शन पे दोनों सेम ही काम करेंगे। तो अब जितनी चीजें तुम लोगों ने बताई हैं, मतलब तुम ही लोगों ने बताई, मैंने नहीं बताई, तुम लोग अब मुझे ये बताओ कि ये जितनी प्रॉपर्टीज बताया गया है, जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो वी आर आइडेंटिफाइंग यूनिक फीचर्स और वी आर आइडेंटिफाइंग स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ दीज। हम इनके स्पेशलाइज्ड फीचर्स की बात कर रहे हैं। और जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन फीचर्स which are exhibited by both the things। तो ये बेसिकली आता है डिजाइनिंग में। जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग कि आपको कॉमन फीचर्स में कौन कौन से रखने हैं और आपको यूनिक फीचर्स में कौन कौन से रखने हैं। दिस शुड बी नोन। अगर आपको ये नहीं पता तो यू विल एंड अप आइदर री राइटिंग द कोड्स। मैं क्या इस कोड को यहाँ नहीं रख सकती थी? ये जो कोड है, क्या मैं इस कोड को यहाँ नहीं रख सकती थी? रख सकती थी, बिल्कुल रख सकती थी। लेकिन क्या होगा, ये कोड यहाँ भी रहेगा, इस कोड को तुम यहाँ पे भी लिखोगे, ये वाला जो कोड है इसको भी तुम दोनों जगह लिखोगे। तो इसको दोनों जगह लिखने की बजाय हम ये बोल रहे हैं कि भाई जब दोनों जगह लिखना है तो इसका एक पेरेंट क्लास बना दो ना, और इस पेरेंट क्लास के अंदर रख दो, पेरेंट क्लास के अंदर रख दो कि हमको पता चल जाएगा ये यहाँ से दोनों में आ रहा है। तो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। इसकी आगे की कोडिंग, और देखो बेसिक कोड मैंने बताया था। बेसिक कोड ये होता है, जब हम पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास देखते हैं, इसको हम लोग और कंस्ट्रक्टर और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एनी डिफिकल्टी इन द बेसिक कॉन्सेप्ट? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये इसकी थ्योरेटिकल हुआ था, कोड बचा है। कौन याद दिलाएगा मुझे, किसको जिम्मेदारी दूं? आदित्य? संस्कार याद रखना, ठीक है? ओके मैम। क्या क्या बोला मैंने अभी? पहला चीज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और सेकंड वन है उसका कोड। नियरली क्या मतलब, तुम्हारा फिर सेकंड यूनिट तुम लोग का कवर हो जाएगा। ठीक है। ओके एक जो मैं तुम लोग को CT2 के बाद करवाऊंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस हेडिंग को नोट कर लो क्योंकि ऑफलाइन वालों का ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये हेडिंग नोट करके रख लो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम लोग को बता दूंगी, अगर पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल हो तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम लोग को बता दूंगी, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं ओके। चलो, अटेंड योर रोल कॉल, ऑल ऑफ यू अटेंड योर रोल कॉल। प्रियल, एक सेकंड, सॉरी। आदित्य? प्रेजेंट मैम। अदिति? प्रेजेंट मैम। आदित्य? प्रेजेंट मैम। अल्पना? प्रेजेंट मैम। अनिकेत? प्रेजेंट मैम।
मीनाक्षी, हेलो। यस मैम। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इशू है क्या? तुम बीच बीच में यस मैम। प्रेजेंट मैम। मैम सत्यम प्रेजेंट। बेटा। मैम रोमान प्रेजेंट मैम। मैम कनेक्शन हो नहीं रहा था माइक। शुभम, शुभम, विकास, पुनीत, यस मैम। रुचि, प्रेजेंट मैम। मैम विवेक प्रेजेंट 62 62 विवेक। कितने दिन बाद आ रहे हो क्लास में? तुमको समझ आ रहा है कोई टॉपिक? फिर उसके बाद नहीं मैम, मैं थोड़ा कोर्स में पीछे चल रहा हूँ, बट मैं फॉलो कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ। तो अभी जितनी नोट्स में एटलीस्ट दे रही हूँ ना, उसको तुम लोग सब लोग पढ़ते जाओ, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। हाँ मैम, वो मैं नोट कर रहा हूँ, बट मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा पीछे। आदित्य,